तो आज हम पढ़ेंगे पेपर 101 का यूनिट फर्स्ट का 5वां टॉपिक, जिसका नाम है लाइब्रेरी बिल्डिंग। तो लाइब्रेरी बिल्डिंग स्टार्ट होता है यहाँ से। परिचय देखो इसका पहले। सामान्य रूप से इस विषय का संबंध ग्रंथों के संरक्षण हेतु उपयोग किया जाने वाले भवन से है, जिसमें मतलब बहुत सारे पुस्तकें रखी रहती हैं। इसका मतलब वही है। ग्रंथालय की कक्षा कार्य क्षमता बहुत कुछ उसकी साज सज्जा, पाठ्य सामग्री का रख रखाव इत्यादि बुनियादी व्यवस्था पर निर्भर करती है। अतः वर्तमान में ग्रंथालय भवन की निर्माण योजना जटिल होती जा रही है। 1990 के दशक में सर्वप्रथम अमेरिका में ग्रंथालय भवन के निर्माण योजना पर विचार किया गया था। अभी जो मतलब निर्माण की योजना है वो जटिल इसलिए होती जा रही है क्योंकि पहले होता था कि लाइब्रेरी में बस आए, पढ़े और चले गए। अभी लाइब्रेरी में बहुत कुछ होता है, जैसे कि आगे इसी में आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन में ही। जैसे कि अभी मैंने पिछले जो वीडियो में बताया था कि मुद्रिक हो गया, मौद्रिक और नॉन मौद्रिक हो गया, जो मुद्रित और अमुद्रित जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंटेबल और नॉन प्रिंटेबल जिसे कह सकते हैं हम, तो वो मैटर था। और भी मतलब आपका ऑडियो विजुअल हो गया, जिसमें मतलब आपको देखना और सुनना होता है अलग अलग। मतलब अगर आप यहाँ की लाइब्रेरी की बात करें तो एक छोटे टाइप की लाइब्रेरी यहाँ पे होती है, लेकिन जहाँ पे लोग ज़्यादा डिमांड इसकी होती है, जहाँ पे ज़्यादा लोग इसे प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पे उसी हिसाब की सुविधाएँ मिलती है। तो चलो आगे देख रहे हैं। आगे आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा सा समझ में आएगा। आज ग्रंथालय मात्र ग्रंथों का संग्रह नहीं बनकर रह गया है, अपितु निम्नलिखित सुविधाओं की भी आवश्यकता है। ग्रंथ सामग्री कक्ष, व्याख्यान का ग्रंथ सामग्री हो गया जिसमें ग्रंथ वगैरह रखे जाते हैं। व्याख्यान कक्ष, जिसमें व्याख्यान को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं लेक्चरर, जो रूम होते हैं जिसमें पढ़ाया जाता है, जिसमें बताया जाता है उसके बारे में। संदर्भ कक्ष हो गया। संदर्भ कक्ष से आप मतलब ले सकते हो जहाँ पे आप एक तरीके से फॉर्मेट ले सकते हो, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि लाइब्रेरी के किस जगह पे आपका वॉशरूम है, किस जगह पे पानी पीने का है, किस जगह पे आपको पढ़ना है, किस जगह पे ऑडियो विजुअल रूम है, किस जगह पे क्या क्या है, सब चीज़ें होती है उसमें। संदर्भ कक्ष से बोलते हैं। अगर आप कहीं पे जाते हो, किसी कॉलेज में जाते हो और वहाँ पे एक ऐसा ही सेम टू सेम जैसा कॉलेज दिखता है बाहर से, एक मैप बना हुआ कॉलेज का रखा है अंदर, मतलब मैप से मेरा मतलब है एक जैसे डमी फ़ोन आते हैं इस टाइप से कॉलेज का फॉर्मेट बना हुआ रखा है, उसमें बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है, तो उसे बोल सकते हैं हम व्याख्यान कक्ष, संदर्भ कक्ष, रेफरेंस रूम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। और रेफरेंस रूम के अलग भी कई मीनिंग होते हैं। मतलब रेफरेंस रूम से ऐसे भी ले सकते हो कि अगर आप कोई बुक पढ़ते हो, उसमें आपको कोई डेफिनेशन ऐसी मिलती है जो बहुत टफ है, तो उसमें लिखा रहता है कि ये जो होती है कि किस बुक से ही मिलेगी, जिससे और एक्सप्लेन हो सके। जैसे आपने अगर केमिस्ट्री वगैरह की बुक देखी हो तो उसमें छोटी छोटी सी उनकी रेफरेंस बुक मिलती हैं। अगर केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन पे कोई मीनिंग है, कोई मतलब टफ जो है वर्ड लिखा हुआ है, तो एक रेफरेंस बुक आती है उनकी छोटी सी, जिसमें उनका मीनिंग देख सकते हो। वैसे होने को बहुत सारे मीनिंग एक वर्ड के हो सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। श्रव्य दृश्य कक्ष। श्रव्य मतलब ऑडियो, दृश्य मतलब विजुअल, कक्ष मतलब रूम। मतलब एक तरीके से अगर किसी लाइब्रेरी में प्रोजेक्टर के थ्रू कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो उसे ही ये बोल सकते हैं कि उसमें सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, और वैसा वो रूम है, ठीक है, मतलब ऑडियो विजुअल। अध्ययन कक्ष, जिसमें आप जाके बस स्टडी करते हो, पढ़ते हो, जैसे हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी होती है। फोटोकॉपी या कंप्यूटर कक्ष, ठीक है, आप इसे समझ ही गए होंगे। ग्रंथालय भवन के निर्माण में ग्रंथालय अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है? एक पूर्ण ग्रंथालय भवन के निर्माण में ग्रंथालय अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि उसके निम्न व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। जैसे कि उसका दूरदर्शी होना, ठीक है, उसका जो विज़न हो वो बिल्कुल सही, सटीक और जो है मतलब प्रोग्रेसिव वे में हो, मतलब वो दूरदर्शी हो, उसका विज़न क्लियर होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे ले जाना है इस लाइब्रेरी को, कितनी मतलब प्रोग्रेस होनी चाहिए इसमें, ठीक है। वो दूर का सोचेगा तभी कुछ कर पाएगा। समन्वयी होना, समन्वयी होता है एक तरह से मिलनसार, मेलजोल करके रखना। अच्छे ग्रंथालय भवन निर्माण हेतु विचारवान योजनाकार, ठीक है। ग्रंथालय भवन निर्माण से पूर्व विचारणीय तथ्य, इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। कार्य योजना, जिसमें निम्नलिखित बातों पर भी विचार करना होता है। ये कुछ 5 बातें हैं। ग्रंथालय का प्रकार एवं श्रेणी, ग्रंथालय कैसा होगा। पाठकों की श्रेणी एवं संख्या, पाठकों की कैसी श्रेणी और कितनी संख्या में पाठक आएंगे।
पाठ्य सामग्री की प्रकृति एवं संख्या, पाठ्य सामग्री किस टाइप की होगी, उनकी संख्या क्या होगी। अगर आप कॉलेज के अंदर आपकी लाइब्रेरी है तो उसमें आपकी ज़्यादातर बुक्स आपकी क्लासेस की मिलेगी, लेकिन अगर आपकी बुक पब्लिक प्लेस में है तो वहाँ पे जिस टाइप के वहाँ पे जो है पढ़ने वाले जाएंगे, रीडर जाएंगे, यूजर जाएंगे, उस टाइप से वहाँ पे मैटर मिलेगा। अगर कोई हिस्ट्री में ज़्यादा शौकीन है, हिस्ट्री की ज़्यादा डिमांड होती है तो हिस्ट्री की बुक उस लाइब्रेरी में ज़्यादा होंगी, इस टाइप से। ठीक है। डी अभी आता है इसमें पत्र पत्रिकाओं का स्वरूप उसमें कैसा होगा। ग्रंथालय में उचित स्थान जैसे कि स्वच्छ जल एवं शौचालय की व्यवस्था सही जगह पर होनी चाहिए। कार्य, अब जो दूसरा नंबर है, पहला नंबर ये हो गया कार्य योजना, दूसरा नंबर है इसमें कार्य एवं सेवाओं का प्रारूप। इसके अंतर्गत भविष्य में किए जाने वाले कार्यों एवं प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर विचार किया जाता है। बजट पर भी विचार किया जाता है। अंतिम प्रारूप, इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी बातों का समन्वय कर, उन सब बातों को मिलाकर ग्रंथालय भवन के निर्माण हेतु तो आगे ग्रंथालय समिति, वास्तुकार एवं अन्य अधिकारियों को दे दिया जाता है। यदि वे सब संतुष्ट होते हैं तब जाके ग्रंथालय भवन के निर्माण को अंतिम रूप दिया जाता है। ठीक है। तो वास्तुकार के पास इसलिए ले जाते हैं उनसे क्योंकि किधर से धूप आ रही है, ठंड में कैसे रहेगा, गर्मियों में कैसे रहेगा, खिड़कियों पे जाली लगनी है जिससे मक्खी मच्छर अंदर ना आए, जो बुक्स वगैरह हैं उन पे जो है केमिकल वगैरह करके रखना, और एक सही दिशा से जो है, जैसे कि अगर आपको बताऊं 99% ऐसा होता है कि लाइब्रेरी जो होती है कॉलेज में बिल्कुल बीच में होती है, जिससे कि अगर फर्स्ट क्लास के बच्चों को उतनी दूरी पे चलना पड़े उतना ही सेकंड क्लास के बच्चों को चलना पड़ा, उतना ही हर कोने से बच्चों को उतना ही चलना पड़े, बिल्कुल बीच में होती है। आप अपने कॉलेज की देखिए। ग्रंथालय भवन निर्माण के सिद्धांत। ग्रंथालय भवन के निर्माण निम्नलिखित हैं। एक दलीय कार्य। ग्रंथालय भवन के निर्माण निम्नलिखित हैं। टीम वर्क जो होता है जिसमें एक निर्माण कमेटी गठित की जाती है। ग्रंथालय निर्माण का स्वरूप होता है क्रियात्मक होनी चाहिए, न कि स्मारक स्वरूप। आपने देखा होगा स्मारक का क्या काम होता है। स्मारक होती है आपकी, जैसे कि आपकी आगरा में हो गया ताजमहल, उसका काम क्या है, उसे लोग देखते हैं और राष्ट्रीय धरोहर है वो। तो ऐसा नहीं हो कि ग्रंथालय अगर आप बना रहे हो, पुस्तकालय आप बना रहे हो, वो ऐसा बन जाए कि देखने में बहुत अच्छा लगे लेकिन पढ़ने के लिए उसमें कुछ भी ना हो, बस घूमने जाने के लिए उसमें अच्छा लगे। उसमें उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्रियात्मक होना चाहिए वो। ठीक है। एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के रूप में ग्रंथालय होना चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार उसके ढांचे में बदलाव किया जा सके। ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि ग्रंथालय की उसमें टाइम टू टाइम हम एक्सपेंड किया जा सके। आज 10 जने आ रहे हैं, 10 जनों के अकॉर्डिंग बुक हैं, कल को 100 भी आएंगे, 200 भी आएंगे, 300 भी आएंगे। ग्रंथालय भविष्य में बढ़ते रहने वाली एक निधि है, अतः इसके अनुसार ही ग्रंथालय निर्माण होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब यही है, ये इसे ले सकते हो कि जो है आपकी वही है जो तीसरे में भी मैंने बताया है। ऐसा है, देखो उसके ढांचे में बदलाव तीसरे में ये भी हो सकता है। देखो ढांचे में बदलाव का मतलब है कि ग्रंथालय में जो बिल्डिंग होती है उसे इस टाइप से बनाए। देखो एक तो बिल्डिंग आपने देखो झोपड़ी टाइप होती है, ऐसा है झोपड़ी टाइप ना बना के उसे स्क्वायर में बनाना चाहिए, जैसे जिसकी छतों पे भी लोग घूम सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं घूमें, लेकिन ऐसी जो हो जो बिल्कुल मतलब फ्लैट हो, ऐसी छत होनी चाहिए जिससे कि अगर हमारे यूजर बढ़ते हैं, विजिटर बढ़ते हैं, तो हम ऊपर भी एक बिल्डिंग बना लें, उसमें भी विजिटर बढ़ते हैं तो ऊपर और बना लें, झोपड़ी नुमा ना बना के उसे। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। चौथा जो पॉइंट है, ग्रंथालय भविष्य में बढ़ते रहने वाली एक निधि है, अतः इसके अनुसार ही ग्रंथालय निर्माण होना चाहिए। ये भी इसमें भी मैंने जो पहले बताया वो इसमें भी हो जाएगा। अल्पव्ययी होना मतलब कम खर्चा करना, तरीके से खर्चा करना, अर्थात कम व्यय में अधिकतम खर्च कार्य करने एवं भविष्य में योजना वृद्धि को ध्यान में रखकर ही ग्रंथालय निर्माण करना चाहिए। ठीक है। जो योजना वृद्धि को ध्यान में रखकर ही ग्रंथालय, इनका जो है एक दूसरे पे मुझे पूरक लग रहे हैं, जैसे सेम टू सेम इनका जो मतलब है वही है। इसके साथ साथ उचित स्थान में वातावरण, आंतरिक साज सजावट इत्यादि ऊपर मैंने बस बताया है आपको। जो आपका वास्तुकार वगैरह है उसमें बस वही है। साज सजावट से इनका मतलब है आंतरिक साज सजावट से कि कहाँ फर्नीचर वगैरह पे धूल वगैरह ना हो, केमिकल वगैरह रखा हो जिससे को धूल, आपका जो बुक्स हैं उसमें जो कीड़े वगैरह ना लगे, और तरीके से साफ़ सफाई होनी चाहिए। सोफ़े वगैरह साफ़ होने चाहिए। जो टेबल वगैरह है उसमें ऐसा नहीं हो कि एक पाया टूट रहा है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। ग्रंथालय भवन निर्माण के लिए स्थान का निर्धारण, तो थोड़ा सा ये लॉजिकल है, ये बस मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ये ऐसे लिख लेना है। ग्रंथालय में प्रत्येक 25 ग्रंथों के लिए 2 वर्ग फुट की आवश्यकता होती है।
ठीक है, 25 ग्रंथों के लिए कम से कम 2 वर्ग फुट की आवश्यकता होती है तथा अध्ययन कक्ष में प्रत्येक पाठक के लिए 15 वर्ग फुट स्थान निर्धारित किया गया है। ये हो गया एक। तो ग्रंथालय में समस्त, इसमें प्रत्येक पाठक के लिए 15 वर्ग फुट बता रखा है। इसमें प्रत्येक हटा देना, क्योंकि प्रत्येक पाठक के लिए यार ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ग फुट, 15 वर्ग फुट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लेना, तथा अध्ययन कक्ष में पाठक के लिए, पाठकों के लिए 15 वर्ग फुट स्थान निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक यहाँ पे गलत इसमें टाइप हो गया। दूसरा टॉपिक देखो, ग्रंथालय में समस्त विभागों के लिए अलग से उचित स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रवेश द्वार, पुस्तक निर्गम का विभाग, जिसके अंतर्गत होना चाहिए आपका आदान विभाग, आदान प्रदान विभाग, जहाँ पे आपका पुस्तकें लेन देन जहाँ पे होता है, एंट्री वगैरह होता है, कि ग्रंथ संग्रहालय के निकट होना चाहिए, जो कि कम से कम 1x1/2 वर्ग मीटर क्षेत्र के अधिकतम 8 वर्ग मीटर क्षेत्र में होना चाहिए। इसका मुझे मीनिंग नहीं पता, आपको पता हो तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, मैं भी समझूंगा और विजिटर भी, जो अगर यूजर आएंगे, जो मतलब और जो आएंगे उन्हें पता चलेगा। बी जो है इसका परसूची कैबिनेट अध्ययन कक्ष एवं संग्रह कक्ष एवं निर्गम कक्ष के मध्य होना चाहिए। संग्रहालय की लंबाई चौड़ाई ये देख लेना 1.8 n + 3.15 n तथा चौड़ाई 3 मीटर होनी चाहिए। पुस्तक रैक की लंबाई बता रखी है कि 2 मीटर होनी चाहिए तथा चलने का स्थान 1 मीटर होना चाहिए उनके बीच में। संग्रहालय की ऊंचाई फर्श से छत तक 2.25 मीटर होनी चाहिए तथा संग्रहालय मुख्य द्वार के निकट होना चाहिए। चौथा ऑप्शन, चौथा जो पॉइंट है, ये तो अंदर चल रहे थे, सब पॉइंट चल रहे थे, ये ऊपर 1 2 3 थे, अब ये चौथा पॉइंट इसमें चला है, जिसमें है अध्ययन कक्ष, फिर संदर्भ कक्ष होना चाहिए, जो कि केवल शैक्षणिक अथवा शोध ग्रंथालय में ही अध्ययन कक्ष के निकट होता है। संदर्भ कक्ष ऊपर भी आया था, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, इसमें भी बताना, जो कि केवल शैक्षणिक अथवा शोध संग्रहालय में ही अध्ययन कक्ष के निकट होता है। प्रशासकीय विभाग ग्रंथालय भवन में कर्मचारियों के बैठने एवं ग्रंथालय समिति के संचालन के लिए होता है। कुल मिलाकर 5 कक्ष इसमें होते हैं: ग्रंथालय कक्ष, उपग्रंथालय कक्ष, समिति कक्ष, प्रशासकीय कक्ष और अन्य विभाग। ये बस ऐसे ही देख लेना आप। ठीक है, लाइब्रेरी टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये इसका लास्ट पॉइंट है। इस यूनिट के 5वें जो टॉपिक है उसका लास्ट पॉइंट ये है। मुख्य प्रवेश द्वार होता है, उसमें आदान प्रदान पटल होता है, पत्रक ट्रे होती है, फर्नीचर में आता है मेज, कुर्सी, काउंटर रैक और बुक शेल्फ्स। स्टडी रूम होता है, बुक शेल्फ्स की जगह हम सेफ भी लिख सकते हैं, अलमीरा वगैरह भी लिख सकते हैं। स्टडी रूम होता है, पत्र पत्रिका कक्ष होता है और कंप्यूटर में स्टेशनरी इत्यादि होता है। सिंपल है। बाकी अगर इस जो वीडियो है इसमें कुछ भी समझ में आपका नहीं आया है तो मुझे आप बताना। कल से आपका चलेगा जो सेकंड वाला है यूनिट 2, और इसका पहले मीनिंग समझा दूंगा, फिर आपका सोशल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरीज में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलो सही है। बाकी किसी को कुछ बताना हो जो मैंने अभी पढ़ाया है वो मुझे कमेंट में बताएं, आपसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो सही है। बाकी और भी यूजर पढ़ेंगे, सीख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा मैटर हो जो मैंने अभी पढ़ाया उसे और ईजी तरीके में अगर आप बता सकते हो तो कमेंट में बताएं। अगर आपका कमेंट मुझे अच्छा लगा तो मैं उसे पिन कर दूंगा, जिससे आपका कमेंट सबसे ऊपर आ जाए। तो चलो सही है। बाकी कल से अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। और जो इसमें 9th पॉइंट था, 9th वाला मैंने बताया था आपको, जो 9th है पेपर 9, इसमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर बेस पे है। देखो यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने उसमें बता दिया है। देखो स्टार्टिंग से मैं बताना शुरू कर रहा हूँ। जो मैं इस चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने बनाई है कंप्यूटर की, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज करके। अगर उस प्लेलिस्ट को दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं का बच्चा देखे, क्लास का बच्चा देखे, तो शायद उसके समझ में नहीं आने का, क्योंकि मैं जो सीरीज शुरू करी है वो मैंने आप लोगों को ध्यान में रख के करी है। अगर कोई 10वीं, 11वीं, 12वीं से ऊपर का बच्चा है तो ही वो समझ सकता है उस चीज़ को, क्योंकि एक तो मैं थोड़ा सा तेज़ बोलता हूँ, तेज़ से मतलब है मेरा स्पीड से बोलता हूँ, तो एक 10वीं, 11वीं, 12वीं के ऊपर का बच्चा समझ सकता है। और मैंने आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने समझाने के लिए आपको स्टार्टिंग से मैंने बेसिक से स्टार्ट करा है। जो मेरा पुराना चैनल था मैंने उस पर वीडियो डाल रखी थी, उसमें से मैंने स्टार्टिंग की कुछ काट करके और लास्ट की मैंने काट करके बीच का बहुत मतलब मेन पॉइंट मतलब डाला है इस चैनल पे। अगर आप उन वीडियो को देखोगे तो ना तो उसमें कुछ भी मैंने बोला, सीधा मैंने पॉइंट पे बात स्टार्ट करी है, सीधा पॉइंट पे बात और सीधा पॉइंट पे ख़त्म।
ठीक है। तो ऐसी मतलब जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है उसमें, सीधा पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट पे ख़त्म। तो उसमें 5 वीडियो या 6 वीडियो शायद मैंने डाल दी सुबह, उस चैनल से मैंने उठा के थोड़ी क्रॉप करके, थोड़ी सी एडिट वगैरह करके, और चलो सही है। बाकी मैं थोड़ी थोड़ी ये भी समझाता रहूँगा। इस चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट पे जाएं, और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप चेक कर लें, आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। और आपके पूरी की पूरी जो ये बुक है, ये सारी मैं कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बाकी इतना तो मैं करा दूंगा कि हाँ आप आसानी से पास हो जाओ। ठीक है, तो चलो सही है। बाकी कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है।